जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के बीच में। देखिए, मैंने कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा शॉर्ट्स में, लेकिन शॉर्ट में संभव नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ और आज हम शुरू करेंगे इतिहास से। और इतिहास को भी मैंने 3 भागों में बाँट दिया है। प्राचीन इतिहास से क्या करेंगे, इसको हम शुरू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? लंबी वीडियो होगी, थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा और थोड़ा समय लेके बैठिएगा। तो पाषाण काल, ठीक है? आप सभी को पता है कि इतिहास हमारा पाषाण काल से शुरू होता है। देखिए, मैंने इतिहास में जितने भी काल हैं सबको बाँट दिया है और उस काल में क्या पढ़ना है, ये चीज़ क्या कर दी है मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप आरंभ प्रचंड ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। बाकी जो चीज़ मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ उसको थोड़ा-सा आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और जब पीडीएफ मिलेगा तो क्या करते हैं कि वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि पता है कि इतिहास जो है वो शुरू होता है पाषाण काल से, ठीक है? पाषाण काल हमारा 20 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व से आपका 10,000 वर्ष पूर्व तक आता है, ठीक है? ये आपका है, यानी ये आपका टाइम लाइन है। अब इसमें प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। इसमें अंतर ही पूछ देगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और इसमें अंतर क्या है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए, मैं यहाँ पे इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इतिहास पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बताऊंगा। देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक मतलब जिसमें कोई चीज लिखित रूप में कोई चीज वहां नहीं मिली है, ठीक है? हम चीजों को देख के डिसाइड करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखा तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते। हड़प्पा काल में आपने देखा होगा मछली की आकृति है, कुछ किस तरह की वहां पे आकृति है, तारों की आकृति है, कुछ आकृतियां हैं, आकृति को देख सकते हैं लेकिन आज तक हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए इस आदि उसमें हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है? तो उन चीजों को हम लिखा तो है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल में लिखा भी है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। इसमें पाषाण काल आ जाएगा, इसमें हड़प्पा सभ्यता आ जाएगा और इसमें महाजनपद काल और जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगी। अब पाषाण काल को किसने विभाजित किया भाई, ठीक है? तो एक जॉन लुबाक थे, जॉन लुबाक, ठीक है? उन्होंने क्या किया कि भाई चीजों को देख के इसको पहले बांट दिया, आपको क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल में और नव पाषाण काल में, ठीक है? फिर कुछ दिन बाद फ्रांस की गुफा मिली, वहां देखा गया अरे ये तो नौ पाषाण काल की भी चीजें मिल रही हैं, पूरा पाषाण काल की चीजें मिल रही हैं। तो बीच में एक और काल आ गया हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है? मध्य पाषाण काल। अब चीजें यही नहीं रुकी, ये तो ठीक थे। इस पूरा को भी 3 भागों में बांट दिया गया। निम्न निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लीजिए, अब इसको भी बांट दिया गया। इसको बांटा लारतेत महोदय ने, लारतेत महोदय ने। तो नाम याद है, लारतेत आपको याद करना पड़ेगा, जॉन लुबाक याद करना पड़ेगा। इस प्रागैतिक शब्द को दिया है डेनियल विल्सन ने, ये आपको याद करना पड़ेगा, डेनियल विल्सन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आता है, ठीक है? उनको आपको देखना पड़ेगा, उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो नाम वगैरह है ना, ये थोड़ा नाम आप देख लीजिएगा किसने क्या किया, ठीक है? अब देखिए, जब आप पूर्व पाषाण काल की बात कर लें तो इसमें कुछ संस्कृति है, चॉपर चॉपिंग, इसमें पेबुल संस्कृति, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स एल्यूशन संस्कृति। ये संस्कृतियां क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उपकरण किससे बने थे भाई, कॉर्डाइट से बने थे, किससे बने थे, आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है? उपकरणों में कैसे परिवर्तन आया, क्या क्या परिवर्तन आया, जैसे मान लीजिए कि इसी में मान लीजिए पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल से मध्य पूरा पाषाण काल में जाएंगे तो वहां उपकरण कैसे बदले। मध्य पूरा पाषाण काल को हमने फलक संस्कृति क्यों कह दिया, फलक संस्कृति भाई? उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में क्या परिवर्तन आया, ठीक है? भीमबेटका आ गया, भीमबेटका भाई गुफा चित्र वाला, इस मध्य पाषाण काल में भी आएगा। उसका बेलन देख लीजिए, जो वहां पे अस्थि निर्मित की जो मूर्ति देवी मिली है, अस्थि से बनी हुई मार्त देवी की जो एक मिली हुई आकृति, वो क्या है, वो कहां से मिली, वो आपको देखना है, ठीक है? पल्लवरम और अतिरम पक्कम, ठीक है? रॉबर्ट्स ग्रुफुट यही से संबंधित होंगे, आपको देखिएगा जरूर जाके। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या देखना है इसमें, और इसमें यही चीजें देखिएगा, बाकी अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। अलग से देखेंगे तो तमाम चीजें, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते रह जाएंगे। निवासा महाराष्ट्र में क्या है, देखिए मंगलापुरा जनाना राजस्थान, ये क्या है, यहाँ पे आपको जाकर देखना, ये चीजें देखिएगा। फिर आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है, उस उपकरण में क्या परिवर्तन आया, ठीक है? क्या उपकरण छोटे होने लगे, क्या उपकरण और शार्प होने लगे, वो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है? फिर क्या यहाँ पे पशुपालन शुरू हो गया था, बाघोर और आदमगढ़ कहाँ पे है, दिलवाड़ा कहाँ पे है, ये लंगनाज कहाँ पे है, भीमबेटका, और भीमबेटका में गुफा चित्र है वो क्या है आपके, वो आपको यहाँ पे देखना है पड़ेगा। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, ये क्या है आपका, उत्तर प्रदेश का पूरा जो भी है, लिखैया है, बघईखोर है, मोरहना पहाड़ है जो बीजापुर में है, चौपानी मांडू प्रयागराज में है, सरायनाहर राय, मधा दुमदमा प्रतापगढ़, ये कहाँ पे है, संगन कुल्लू और जलहल्ली,
दक्षिण भारत में ये कहाँ पे है, ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज देखनी है, बाकी छोड़ दीजिएगा। फिर आ जाएगा नौपाषाण काल में। नौपाषाण काल में मेहरगढ़ क्या है भाई, मेहरगढ़ को आपको देखना है, मेहरगढ़ को आपको देखना है। ठीक है, नौपाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है, या नौपाषाण क्रांति, गार्डन चाइल्ड ने ये दिया, ये क्या है इसको आपको देखना है। फिर कुछ स्थल यहाँ पे है, पेयमपल्ली तमिलनाडु में, बुर्ज होम गुफकराल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है। गर्त आवास कहाँ पे है, ठीक है, बेलर घाटी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें यहाँ से क्या, चिराग बिहार, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी देने जा रहे थे, सवाल पक्का आता है। संगनकल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, ये दक्षिण भारत में है, कहाँ पे है ये आपको देखना है। ठीक है, तो क्या कहाँ क्या मिला, किसकी खोज की, जैसे पहिए का आविष्कार, आग का उपयोग, ये सब, ठीक है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, आग का प्रयोग, पहले आग का खोज तो हो गया था, लेकिन उपयोग होना शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ताम्रपाषाण काल में आएंगे, धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया, तो आहार संस्कृति, काय संस्कृति, जोरवे मालवा संस्कृति, ये संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों को देखना है। और इनसे संबंधित जो आपके स्थल है, जैसे नवदा टोली, यहाँ से क्या मिला, इनाम गांव, यहाँ से क्या मिला, ठीक है, दायमाबाद से क्या मिला, निवासा से क्या मिला, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर महापाषाण संस्कृति में आएंगे, इसको किसने इसको नाम दिया, क्या, यहाँ बीडी कृष्ण स्वामी, ये कौन थे, इनको देखिएगा। ठीक है, फिर ये दक्षिण भारत में था, यहाँ पे लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं। अब लोहे का जो प्रयोग कृषि में होता था कि नहीं होता था, नहीं होता था तो क्या, अगर कृषि में होता तब क्या होता, ये सारी चीजें यहाँ देखिएगा। और समाधियां, ठीक है, विभिन्न तरह की समाधियां हैं, बड़े बड़े पत्थरों से क्या किया जाता था, कि जो मृतकों का जो संस्कार है वो बड़े बड़े समाधियों में किया जाता था, और इसी को आधार बनाकर इसका नाम महापाषाण काल संस्कृति पड़ा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से हम आएंगे हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में नामकरण किसने किया, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसने किसने नामकरण किया, कौन खोजा, इसमें दयाराम साहनी वगैरह जो भी खोज करता है वो देख लीजिएगा। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, मांडा से लेकर आपका दायमाबाद तक, ठीक है, दायमाबाद तक, इधर आलमगीरपुर से लेकर, ठीक है, यहाँ तक क्या आपका सुतकांगडोर तक, ये पढ़िएगा। ठीक है, तो ये चार चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कौन इनको स्वदेशी मानता है, कौन नहीं मानता, ये आपको दिखना पड़ेगा। और प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकुर्दा, रंगपुर, धौलावीरा, कुंतासी, मालवा, ये सब है। देखिए मैंने लिख दिया हुआ है कौन कहाँ पे मिला हुआ है। देखिए ये सारी चीज, ये राजस्थान में है, इतने ये सारी चीजें आपको मिली है गुजरात में, ये सारी मिली हुई है आपको हरियाणा में, ये जम्मू कश्मीर मांडा में है, मांडी हुलास आलमगीर उत्तर प्रदेश में। मांडा जम्मू कश्मीर में और मांडी उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया था, एक बार पेपर में आ गया था मांडी, कई लोग जम्मू कश्मीर मान के आ गए थे। ठीक है, हालांकि जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, और मांडी है वो क्या है आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेंगे, मैंने कुछ लिख भी दिया है, कुछ आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे देखना पड़ेगा। नगर नियोजन क्या है भाई, नगर नियोजन क्या है, नगर नियोजन क्या है, तो संपूर्ण की आकृति होती थी। ठीक है, पहले नालियां बनाई गई, फिर घर बनाया गया। ठीक है, एक हमारा दुर्ग तथा एक जनसामान्य का था, या पढ़िएगा वहां पे, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या आयात होता था, क्या क्या निर्यात होता था, बाहर से विदेशों से क्या क्या हम वहां पे आयात करते थे और क्या क्या हम यहाँ से भेजते थे, ये किसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कला, मूर्तिकला, चित्रकला में आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति आपको मिलेगी। ठीक है, कांसे की मिलेगी। एक योगी राज की मूर्ति है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए कहाँ से मिले हैं, क्या क्या खूबियां हैं। और पशुपतिनाथ की मूर्ति है, पशुपतिनाथ की मूर्ति है। ठीक है, फिर पत्थर के भी कुछ मूर्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, जिसके मतलब सर नहीं है, केवल धड़ है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और इसका पतन कैसे हुआ, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं सूखा आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो गया, तो वो नाम है, उन लोगों का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, फेयर सर्विस ने क्या कह दिया, तो फलाने ने क्या कह दिया, फलाने ने क्या कह दिया, ये आपको वहां पे नाम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा तेजी से मैं चल रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसमें क्या पढ़ना है आप उसको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। देखिए आप पाषाण काल छोड़ देंगे तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो चल जाएगा। ठीक है, पाषाण काल में सिर्फ मध्य पाषाण काल की चित्रकारी वगैरह देख लीजिएगा, और नव पाषाण काल में क्या परिवर्तन हो गया, स्थायी रूप से लोग रहने लगे, घर बसा लिया, किसकी किसकी खोज हो गई, सब मैंने वहां लिखा हुआ है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आके इसको कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें आपको सब पढ़ लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से सवाल आपका बनता ही बनता है। ठीक है, अब आ जाए वैदिक काल में क्या पढ़ना है भाई। वैदिक काल, हड़प्पा के बाद वैदिक काल आ गया। ठीक है, वैदिक काल में क्या पढ़ना है, तो आर्यों का मूल स्थान,
ठीक है। ये कहाँ से आए हैं भाई, तिब्बत से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पे। अब देखिए जितने वेद हैं, वेदों के कौन कौन से उपवेद हैं, कौन कौन से ब्राह्मण है, कौन कौन से आरण्यक है, कौन कौन से उपनिषद है, एक पूरी लिस्ट बना के रट्टा मार जाइए, रट्टा मार जाइए, ठीक है। रट्टा मार जाइए, यहाँ पे लिखिए वेद, यहाँ पे लिखिए वेद, यहाँ लिखिए ब्राह्मण, यहाँ लिखिए आरण्यक, यहाँ लिखिए जो भी है उपवेद है, यहाँ पे लिखिए उपनिषद क्या क्या है, ठीक है। सब सब ऐसे लिस्ट बना के याद कर लीजिए, बिना याद के काम नहीं चलने वाला। और ऋग्वेद के जो मंडल है ना, 9-10 मंडल हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, किसने कौन लिखा है। देखिए जैसे तृतीय को लिखा हुआ विश्वामित्र ने, सप्तम को लिखा हुआ वशिष्ठ ने, ठीक है, ये अक्सर ज्यादा पूछता है। तो किस मंडल को किसने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। और फिर नदियों के नाम, प्राचीन नाम जैसे परुष्णी, रावी को परुष्णी बोलते हैं, झेलम को वितस्ता बोलते थे, ठीक है, चिनाब को अस्किनी बोलते थे। ये इस तरह के नदियों के नाम जो है, इनकी भी एक लिस्टिंग कर लीजिएगा, और लिस्टिंग करके इनको भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रशासन में क्या है क्या नहीं, लेकिन सभा समिति और विधत इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। सभा समिति को जरूर देखिएगा, सभा और समिति से बार बार सवाल क्या होते आते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। महिलाएं शामिल होती थी, महिलाएं शामिल नहीं होती थी, तो सैनिक से कौन सा जुड़ा हुआ था, कौन सा सैनिक से नहीं जुड़ा हुआ था, किसमें ऊंचे लोग शामिल होते थे, किसमें सारे लोग शामिल होते थे, ये सारी चीजें वहां पे पूछेगी। उसके बाद कृषि शब्दावली, भाई वहां पे कृषि होती थी, खेती होती थी, जैसे लांगल, हल को लांगल बोलते हैं, गोबर की खाद को करीस बोलते थे। इस तरह की जो कृषि वाली शब्दावलियां होंगी, उन शब्दावलियों को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। धार्मिक देवता में कौन महत्वपूर्ण है भाई, जैसे पहले तो इंपॉर्टेंट इंद्र थे, भगवान थे, और इंद्र भगवान सबसे इंपॉर्टेंट थे, उनका जिक्र कई बार आया हुआ है वेदों में। उसके बाद क्या है कि अग्नि थे सेकंड नंबर के, ठीक है। अग्नि इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि ये जुड़ाव करते थे, लोगों का जुड़ाव वहां पे उस भगवान से करते थे, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि वरुण, ठीक है, वो मतलब कि वरुण जो थे वो भी क्या थे, क्या कहते हैं, वो जो नैतिकता थे, उस नैतिकता से क्या होते ये जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये सब चार चीजें, इंद्र अग्नि वरुण, ये टॉप 3 के देवता थे। बाकी और भी जो देवता होंगे वो उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए रित, जो वरुण है ना, नाम नहीं याद आ रहा था, ये रित से जुड़े थे। और रित क्या होती है, रित नैतिकता से जुड़ी होती है। ये कई बार सवाल पूछा हुआ है, और आईएएस में तो कई बार पूछा हुआ है। रित मतलब नैतिकता, ठीक है। पर्जन्य वर्षा के देवता, पूषण पशुओं के देवता, ये और भी देवताओं को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब उत्तर वैदिक, ये तो ऋग्वैदिक काल था, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए, क्या परिवर्तन नहीं हुए, ठीक है। विभिन्न वहां पे विभिन्न यज्ञ आ गए, जैसे राजसू आ गया, वाजपेयी आ गया, ठीक है। और इनके अलग अलग जो वेद होते थे, उनको पढ़ने वाले अलग अलग लोग होते थे, जैसे होता हो गया, उद्गाता हो गया। ये जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पे किताब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, और हर किताब में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी किताब में नहीं होगा, हर किताब में होगा। उसके बाद गोधुली, गविष्टि, दुहिता, जैसे गाय से संबंधित जो शब्द हैं, ठीक है। दुहिता, जैसे लड़की को दुहिता बोला जाता था, गविष्टि, गोधुली को शाम बोला जाता था। तो जो गाय से जुड़े हुए शब्द थे, इन शब्दों को भी क्या करता है, बार बार पूछता है। फिर उसके बाद जरा ये चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काली पालिश वाली मृदभांड, ये काल से संबंधित है। ये किस काल से है और ये किस काल से, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप पढ़िएगा, तब मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसको भी पढ़िएगा किस काल संबंधित है, और ये किस काल से आपका संबंधित है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। अक्सर 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 पूछ देता है परीक्षा में। अब भाई महाजनपद काल, इसमें तो कुछ करना नहीं है। 16 महाजनपद देख लीजिए, कौन कहां पे है देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से जो यूपी में कौन कौन है देख लीजिएगा, बिहार में कौन कौन, बिहार जो मान लीजिए बीपीएससी देंगे वो बिहार में फोकस कर लेंगे, और जो यूपी वाले देंगे वो यूपी में फोकस कर लेंगे, कौन महाजनपद कहाँ पे है, ठीक है। गणराज्य मान लीजिए, जो गणराज्य हमारे थे 10 गणराज्य थे, उसमें भी कौन कौन से यूपी में थे, कौन कौन से बिहार में थे। मगध के जितने भी वंश हैं, प्रथम राजा, पहले तो वंश का क्रम याद करिए, पहले क्रम याद करिए, ठीक है। पहले क्रम याद करेंगे, ठीक, क्रम याद करने के बाद उनका जो पहला और आखिरी, मतलब कि इस क्रम में पहला कौन हो जाएगा और आखिरी कौन हो जाएगा, ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा। पहला राजा कौन है और आखिरी राजा कौन है, ठीक है। जैसे हरे कौन सा है, इसका पहला राजा कौन है, फिर उसका आखिरी राजा कौन है, ठीक है। नंद वंश आया, उसका पहला राजा कौन है, आखिरी राजा कौन है, ये आप थोड़ा सा याद करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में धार्मिक आंदोलन आएगा, बौद्ध और जैन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, बौद्ध और जैन, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, जानिए सब पढ़िए, हर एक चीज पढ़िए। बौद्ध धर्म जैन धर्म का एक चैप्टर आता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा लंबा होगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और बौद्ध धर्म में कोई भी चीज छोड़ने वाली नहीं है, और जैन धर्म में भी कोई चीज छोड़ने वाली नहीं है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। और भाई इसे द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं, और नगरीकरण के क्या आपके वो होते हैं, नगरीकरण के क्या क्या क्राइटेरिया होती है, वो आपको वहां देखना पड़ेगा। और इसे द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं, थोड़ा सा आपको देखना
पड़ेगा, ठीक है। और सिकंदर का आक्रमण जब होगा तो सिकंदर के आक्रमण से क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या प्रभाव भारत पे पड़ा, वो थोड़ा सा क्या करिएगा आप देख लीजिएगा। और सिकंदर किसको हराया किसको नहीं हराया तो आप वहां पे देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन परिवर्तन क्या आया, क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसके प्रभाव से उसके आक्रमण से भारत ने क्या क्या सीखा, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे देखनी होंगी, ठीक है। मौर्य राजवंश, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो भी इसमें साहित्य होगा, जो भी साहित्य होगा वो याद कर लीजिएगा। फिलहाल कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको देखना ही देखना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका और मुद्रा राक्षस आपको वहां पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से राजदूत कौन कौन से किस काल में कौन से राजदूत आए ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी अभिलेख वगैरह हैं अभी अशोक अशोक जब आएंगे पढ़ेंगे यहाँ पे उसमें हम देखेंगे। तो पहला आपको चंद्रगुप्त मौर्य है, आपको पता ही है। तो सेल्यूकस का युद्ध, क्या मिला क्या नहीं मिला, कौन कौन से जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र पर इनको कब्जा मिला, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। इनका धर्म क्या था, क्योंकि दक्षिण भारत गए थे, वहां क्यों गए थे, कौन सा धर्म था, ये आपको यहाँ पे इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके बिंदुसार आ जाएंगे, बिंदुसार ठीक है ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, सीधे आप आ जाएंगे अशोक पे। अशोक का नाम, ठीक है, क्या नाम था, किस अभिलेख में कौन सा नाम मिलता है, इनका धर्म क्या था, कलिंग युद्ध किया, कलिंग युद्ध के बाद क्या परिवर्तन आया। फिर जो अभिलेख है जो शिलालेख है, ठीक है, वो शिलालेख में अभिलेख और स्तंभलेख आ जाएंगे। शिलालेख में ही अभिलेख स्तंभलेख और गुहालेख आते हैं, तो शिलालेखों को देखना पड़ेगा कौन सा शिलालेख कहाँ कहाँ पे है। और जिनके बृहद शिलालेख है, ठीक है, जो कई जगहों पे मिले हुए हैं, उनको भी क्या करना है आपको देखना पड़ेगा। और धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा, कहाँ भेजा, ठीक है, वो आपको भी लिस्टिंग करनी है, उसका भी लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था ये आपको देखना ही देखना है। प्रशासन क्या है भाई, इनका केंद्रीकृत था कि नहीं केंद्रीकृत था, ठीक है। रोमिला थापर कहती है कि नहीं ये था आसपास केंद्रित था, ठीक है, इधर एरिया में केंद्रीकृत नहीं था, ठीक है। अब देखिएगा पढ़िएगा। तीर्थ, कितने तीर्थ थे, तीर्थ मतलब जो यहाँ पे अधिकारी वगैरह थे। उसके बाद कौन कौन से अध्यक्ष थे वो भी याद करना पड़ेगा। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत ये आप देख लीजिएगा, किताबों में मिल जाएगा। प्रांत कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से प्रांत बनाया गया था, ठीक है, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, ये आपको देखना पड़ेगा। उसकी राजधानियां क्या कहती हैं वो भी क्या करेगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। न्याय में फौजदारी कौन था, दीवानी कौन था, ठीक है, धर्म स्थिति कंटक शोधक ये आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। कौन सा अधिकारी कितना वसूलता था ये आप पक्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यही सब पढ़िएगा। बाकी देखिए मौर्य काल में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है, लेकिन जितना मैंने लिखा है उतना ही पढ़ेंगे ना तो आपको सवाल वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। समाज, समाज में मेगास्थनीज ने 7 जातियों को बांटा है और 7 जातियों का नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आर्थिक में जो सिंचाई होती थी, उस सिंचाई का क्या वो लगता था, ठीक है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको बताएगा कि कौन कौन सा वहां पे झील था, एक झील को बहुत बार बार बनाया गया था, वो भी आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। सिक्के कौन कौन से थे, ठीक है, सिक्के यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से सिक्के, आपको उनका नाम क्या था वो आपको देखना पड़ेगा। और जो बंदरगाह वगैरह है, जिस बंदरगाह से व्यापार वगैरह होता था, उन बंदरगाहों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मौर्य कला में आएंगे तो वही राजकीय कला और लोक कला में अंतर। और राजकीय कला में यही सब आ जाएगा, राजा प्रसाद वगैरह, स्तंभ वगैरह जो भी आपके हैं। और लोक कला में यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां होती थी वो आ जाएंगी, वो आपको देखना पड़ेगा। कह रहे हैं सर तो सब बता दे रहे हैं, छूट ही क्या रहा है इसमें, छूट नहीं रहा है, यही सब चीजें आप पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आप किताब उठाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए मौर्योत्तर काल में भी भाई कुछ विदेशी आए, तो स्थानीय वंश कौन कौन थे, ठीक है। देखिए स्थानीय वंश कौन कौन से आए, ठीक है, और बाहर से कौन कौन से आए, बाहर से कौन कौन से आए, ठीक है। और उनका क्रम याद करना है, ठीक है। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ये जो मौर्योत्तर काल है, इसमें बाहर के कुछ आक्रमणकारी आते हैं, उनका क्रम हमें याद करना है। और मौर्य के पतन के बाद, ठीक है, जो स्थानीय स्तर पे जो शासक होते हैं उनका भी क्या करना है, हमें जो वंश है वो क्रम से याद करना है, ठीक है। जैसे उत्तर में शुंग और कण्व बने, ठीक है, और इसका प्रथम और अंतिम शासक याद कर लेना है। दक्षिण में सातवाहन जी आए, ठीक है, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यज्ञ श्री सातकर्णी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेदी वंश में खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख ये तो पूछता ही पूछता है। कई सारे सवाल तो आपको यही मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाकाटक आपको पढ़ना है, और वाकाटक का फिर जब कल आएगा आगे उसमें क्या संबंध है वो आपको देखना पड़ेगा। विदेशी आक्रमण का क्रम देखिए, कुषाण और कुषाण की जो में जो कनिष्क है वो आपको इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो मुद्राएं हैं, इस काल में जो मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं सोने के सिक्के किसने चलाए, तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। शीशे के सिक्के किसने चलाए, ठीक है, सब इसी काल में आपको मिलेगा।
वो आपको देख लीजिएगा। सिक्कों वाला जो चैप्टर होगा वो कहीं से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कला की बात कर लें तो गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, इसमें तो आईएएस से तो बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, यूपीएससी में बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। क्या अंतर है तीनों में, तो तीनों में अंतर आप देख लीजिएगा। गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला में अंतर देख लीजिए। उसके बाद जो भरौत का और सांची और अमरावती नागार्जुन कुंड का जो क्या कहते हैं स्तूप है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और भाजा और कारले का, ठीक है, ये जो आपका चैत्य विहार है, ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। नाम देख लीजिए, यही सब चीजें आपको देखनी है, क्योंकि सवाल यहीं से आया हुआ है। ठीक है, नागार्जुन कुंड पूछा हुआ है, अमरावती पूछा हुआ है, पीसीएस का पेपर उठा के देखिएगा, सब मिल जाएगा आपको। साहित्य में देखिए, पतंजलि, महाभाष्य, हाल का सप्तमी, भरत मुनि, नाट्यशास्त्र, ये सब जितनी भी होगी भाई, ठीक है, वो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। जो भी साहित्य है वो तो आपको रटना ही रटना है। अभी लास्ट में जब मैं विविध बताऊंगा तो वहां भी यही बताऊंगा। श्रेणी, श्रेणी मतलब जो वहां पे व्यापार करते थे उनकी अपनी एक अलग, मतलब इनका अलग विभाग ही चलता था, ये अपना ही अलग कानून, न्याय कानून अपना अलग ही चलते थे, वो राजा से स्वायत्त होते थे। और राजा भी इनमें क्या करता था, हस्तक्षेप नहीं करता था। इस श्रेणी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इनके क्या नियम कानून थे, ठीक है, जो इनके साथ जुड़ता था उस पर क्या नियम कानून लगता था, क्या राजा इस पर हस्तक्षेप कर सकता था, नहीं कर सकता था, ये स्वायत्त थे कि स्वायत्त नहीं थे, ये थोड़ा सा इनको आप श्रेणियों को देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए हैं। गुप्त काल में देखिए, वही जो स्रोत वगैरह जो साहित्य वगैरह, विशाख दत्त, देवचंद्र गुप्तम, ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या। देखिए, ये देख लीजिए, शूद्रक के मिश्र कटिकम, ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। जितने अभिलेख हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ये पूछा हुआ, जितने अभिलेख है वो आप पढ़ लीजिएगा। फाहयान इस काल में आया था विदेशी यात्री, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर गुप्त काल में वही आपको देखना है कि प्रथम शासक कौन है और अंतिम शासक कौन है, वो आपको देखना ही देखना है। चंद्रगुप्त की उपाधि क्या थी, इनके वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ पे थे और इनके सिक्के कौन कौन से थे, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त आएंगे तो उनकी उपाधि क्या थी, इनको नेपोलियन कहा जाता था। उत्तर दक्षिण में जो विजय थी, ठीक है, जो दक्षिण का जो अभियान था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, किस किस को पराजित किया, उत्तर में कितने राजाओं को पराजित किया, दक्षिण में कितने राजाओं को पराजित किया। उत्तर में पराजित किया तो कौन कहाँ पे था, ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दक्षिण में भी क्या होता है, कौन कहाँ पे है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रामगुप्त की ऐतिहासिकता छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिक्के अभिलेख तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कौन कौन सी उपाधि थी आपको देखना ही देखना है। मेहरौली का जो चंद्र है, इससे आप ये जुड़े हुए थे, आपको देखना ही देखना है। इनके दरबार में 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों को आपको देखना ही देखना है। और वाकाटक से क्या संबंध थे, ठीक है, किससे इनकी शादी की थी, क्या इनका रिश्ता था, वो आपको यहाँ पे देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे आप कुमारगुप्त, इनकी उपाधि क्या थी, अभिलेख क्या थे, आक्रमण किसका आक्रमण हुआ था। इनके कुमारगुप्त के समय बाहर से कुछ लोग आक्रमण करने वाले शुरू हो गए, और अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किया था, इस बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था यहाँ पे। फिर स्कंदगुप्त आएंगे, फिर आपका स्कंदगुप्त आ जाएंगे यहाँ पे। स्कंदगुप्त, इनका देखना पड़ेगा उपाधि क्या क्या है, ठीक है, अभिलेख क्या क्या है। विदेशी युद्ध, इन्होंने हुणों को पराजित किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुणों से युद्ध इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर वही बात, क्रम तो आपको देखना ही देखना है, जो गुप्तकालीन शासकों का क्रम है वो क्रम आप देख लीजिएगा। अब प्रशासन की बात कर लें तो क्या इकाई थी, भुक्ति क्या था, ग्राम को क्या कहते थे, जिला को क्या कहते थे, तहसील को क्या कहते थे, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से विभाग थे और पदाधिकारी कौन थे। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, भूमि कितने प्रकार की होती थी, ठीक है, और जो राजस्व था वो कितना राजस्व यहाँ पे लिया जाता था। समाज की बात कर लें तो दास प्रथा थी, तो दास प्रथा में कौन कौन क्या क्या था, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं भाई, ये थोड़ा सवाल आपका आ जाएगा। ठीक है, जो 6 दर्शन है, ठीक है, जो मीमांसा है, योग है, ठीक है, कई सारे 6 दर्शन है ना आपके, सांख्य दर्शन है, तो इस तरह के 6 दर्शन है, उन 6 दर्शनों का भी विकास इसी काल में हुआ है, उनको भी देख लीजिएगा। किसने किसका वो किया, मतलब प्रवर्तक कौन है। ठीक है, विज्ञान, आर्यभट्ट हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त, हो जाएंगे ब्राह्मणिर, हो जाएंगे। तो इस काल में विज्ञान की बहुत ही उत्तरोत्तर मतलब वृद्धि हुई है, ठीक है, विकास बहुत ज्यादा हुआ है, तो इस काल में विज्ञान को भी देखना बनता है। और खासकर मंदिर, दशावतार का मंदिर, फलाने मंदिर, फलाने मंदिर, इस गुप्त काल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और अजंता की चित्रकला में कौन सी गुफा जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है।
गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। हर्षवर्धन में प्रयाग और कन्नौज, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। प्रयाग और कन्नौज में की सभाएं जो थी, प्रयाग और कन्नौज इसमें लिखा होगा, ठीक है, हाँ, प्रयाग की सभा, कन्नौज की सभा, ये आप देख लीजिएगा। साहित्य क्या क्या है, कौन सी साहित्य को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा हुआ, ये बात तो कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो वर्धन वर्ष का भी देख लीजिएगा, क्रम देख लीजिएगा। इस काल में हेंसुआंग आया था, तो हेंसुआंग ने क्या 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 कहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैत्रक वंश और अलिकर वंश, इसी को यशोवर्मन इसी वंश का था, मालवा का यशोवर्मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही फेमस रहा था अपने काल में। उसके बाद से पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश और त्रिकोणी युद्ध, ठीक है। यहाँ का प्रतिहार, मान लीजिए भारत है ना, ये भारत है, तो यहाँ का हो जाएगा पाल, ठीक है, यहाँ का आपका प्रतिहार और यहाँ का आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट। ये तीनों युद्ध का, या कन्नौज में क्या करते थे, कन्नौज पे आधिपत्य के लिए क्या करते थे, तीनों युद्ध किया करते थे, ठीक है। इस युद्ध में क्या परिणाम रहा, पहले किसने आक्रमण किया, कौन जीता, लास्ट में किसका अधिकार इस पे बन पाया, तो ये त्रिकोणीय युद्ध होगा। इस युद्ध को क्या करिएगा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद परमार और चालुक्य को आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपके लिए आसानी थोड़ी सी हो जाएगी। दक्षिण भारत में चोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजराज राजेंद्र प्रथम, इनके आक्रमण, ठीक है, कुलोतुंग, ठीक है। उसके बाद से जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, वो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मंदिरों को आप देख लीजिएगा। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के, तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो क्या करिएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। पल्लव, पल्लव भाई, पल्लव की क्या क्या उपाधि, यहाँ पे देखिए स्थानीय सुशासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। चोल काल में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इनका है स्थानीय सुशासन, जो निचले स्तर पे स्वायत्त होकर जो गांव की जो व्यवस्था थी वो अपना खुद चलाते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या प्रक्रिया थी, कैसे कैसे लोग चुने जाते थे, कितने सदस्य होते थे, कौन कौन सी इसमें समिति होती थी, ये समितियां का यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मंदिर के बारे में बता ही दिया कि द्रविड़ शैली में जो मंदिर थे, उस मंदिर को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राजराज का जो मंदिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। विजय, विजय इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा भारत से बाहर भी थोड़ा सा, देखिए विजय मैंने कहीं किसी का लिखा नहीं है, इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने भारत से बाहर भी क्या किया, थोड़ा सा विजय को गया था। वो राजेंद्र प्रथम की बात कर लें, राजा की बात कर लें, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा वहां पे। पल्लव की बात कर लें तो उपाधि क्या क्या थी, मंडप जो कला थी, ठीक है, मामल्लपुरम बहुत बार फेमस रहा है, ठीक है, तो मामल्लपुरम देख लीजिएगा, मामल्लपुरम, ठीक है, मामल्ल शैली, जो मामल्ल शैली हुआ करती थी। और महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो थोड़ा सा मंदिर आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। राष्ट्रकूट में भी, ठीक है, जो शासक है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। वही राष्ट्रकूट जो त्रिकोणीय संघर्ष में भाई शामिल थे, ठीक है। उसके बाद से क्या क्या उपाधि थी, कौन राजाओं की जो इंपॉर्टेंट उपाधियां होंगी वो देख लीजिएगा। और जो मंदिर होंगे, जो राष्ट्रकूट शैली के जो मंदिर है, वो मंदिर आपको यहाँ पे देखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अंत में देखिए जो विविध है उसमें क्या क्या पढ़ना है, सारे साहित्य को याद कर लीजिए, सारे साहित्य, जितने भी साहित्य, सब साहित्य को याद कर, मतलब एक बना लीजिए, वो लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए कि इस काल में कौन साहित्य है, मतलब कि गुप्त काल में कौन कौन सी किताबें हैं, मौर्य काल में कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है, मौर्य काल में कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल में कौन कौन सी किताबें हैं, जो स्रोत है उनका करिएगा लिख लीजिएगा, ठीक है। वो लिख लेंगे तो लिस्टिंग से याद हो जाएगी। मंदिर का निर्माण करता, फिर वही बात कि दशावतार मंदिर का निर्माण किसने किया, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। ये जब तक आप लिस्टिंग करके लिखेंगे नहीं, काल वाइज आप नहीं बनाएंगे, तब तक आपको याद होना थोड़ा सा मुश्किल है। अभिलेख, कौन कौन सा अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मौर्य काल और गुप्त काल के अभिलेख ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मौर्य काल और गुप्त काल के अभिलेख, तो मौर्य काल में तो अशोक इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त और समुद्रगुप्त, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे गुप्त काल में। उपाधियां, किस राजा की कौन सी उपाधि थी, हर काल में सभी राजाओं की उपाधियां जो होंगी आप देख लीजिएगा, ठीक है। सभी राजाओं में, सभी वंश में प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, ये आप याद कर लीजिएगा। किस काल में कौन सा विदेशी यात्री आया वो याद कर लीजिएगा। और जो सिक्के हैं वो थोड़ा सा क्या करिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और राजस्व, थोड़ा सा राजस्व का थोड़ा सा देख लीजिएगा, किस काल में कौन सा राजस्व कितना लिया जाता था और किसके क्या नियम थे, मतलब, ठीक है, वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेंगे। तो ये है प्राचीन इतिहास, थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन ये है कि जो जो चीजें मैंने, इसका पीडीएफ में आपको भिजवा दूंगा, ठीक है, जो टेलीग्राम है आरंभ प्रचंड, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ में जो जो शब्द मैंने लिखे हैं, ठीक है, वही शब्द क्या करिएगा आप पढ़ने का प्रयास करिए। बाकी इतिहास में किताब खोलेंगे तो इसके अलावा भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उम्मीद है
इसी से आपका 90% के आसपास अगर प्राचीन इतिहास से सवाल मिला तो इसी के आसपास क्या हो जाएगा, पूरा प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, पढ़ के देखिए उसके बाद से। नहीं तो मुझे क्या था, मुझे क्या था, मैं सिर्फ आता चुपचाप मैं बता देता कि मुझे क्या था, मैं अगर मुझे बताना ही होता शॉर्टकट में तो मैं क्या करता, मैं बताता कि पाषाण काल में क्या पढ़ लीजिए, पाषाण काल में आप पढ़ लीजिए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ लीजिए। ठीक है, और कुछ नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे बताते। ठीक है, फिर आप कहते हड़प्पा में क्या कहते थे, हड़प्पा में कहते कि भाई नदी क्या कहते हैं वो कुछ स्थल देख लीजिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि स्थल देख लीजिए, फिर थोड़ी सी कला देख लीजिए। फिर आप आते थे क्या कहते हैं वैदिक काल में तो वेद देख लीजिए, वेद और इनके उपवेद उपनिषद वगैरह देख लीजिए, नदी देख लीजिए। ठीक है, ये मैं बता देता। फिर आपका आता है क्या महाजनपद काल में, महाजनपद में बताता सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म को देखिए, बौद्ध और जैन धर्म को देख लीजिए। फिर मौर्य काल में आता कहता कि अशोक के अभिलेख देख लीजिएगा, अशोक के अभिलेख और अशोक का धम्म देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता मौर्योत्तर में फिर आता, मैं बोल देता भाई मौर्योत्तर में जो विदेशी हैं और जो देसी हैं, जो विदेशी देसी उनका क्रम देख लीजिएगा। ठीक है, उनका क्रम देख लीजिएगा। फिर आप आ जाएंगे गुप्त काल में तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त को देख लीजिएगा। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त को देख लीजिएगा, और इसके पहले एक आते हैं कुमारगुप्त, उनका थोड़ा सा उपाधि देख लीजिएगा, उपाधि कुमारगुप्त कौन सी इनकी उपाधि थी वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गुप्तोत्तर काल में बता देता कि हर्षवर्धन को देख लीजिएगा। यही सब बता के मैं निकल लेता। ठीक है, तो मैंने डिटेल में इसलिए बताया है कि हर चैप्टर से आप थोड़ा बहुत समझ पाए कि उस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है, क्या देखना और सवाल कहाँ से आते हैं। ठीक है, बाकी फालतू तो बहुत सारी चीजें उसमें है, लिखने को बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता, लेकिन कुछ दिन मैंने शोध किया, देखने के बाद हाँ भाई सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे लिखना चाहिए। वही चीज़ें मैंने क्या की यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिलहाल इसको आप देखिएगा, नहीं आप कहेंगे तो एक और वीडियो बना देंगे इस पर, क्या दिक्कत है। फिलहाल इसको आप देखिएगा, पढ़िए, और इतने से क्या हो जाएगा, आपके सारे सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला वीडियो आएगा मध्यकालीन इतिहास का, वहां से आप देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। वो छोटा सा है, वो छोटे में हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा है और सवाल कहाँ कहाँ से आ सकता है ये थोड़ा सा इसमें। अभी देखिए मैंने एक चीज संगम वाला छोड़ ही दिया है, संगम वाले से छोड़ दिया है कि उसमें थोड़ा बहुत टफ नाम है, उसको छोड़ दीजिए, उसमें सवाल आएगा भी तो फिर आप इतने टफ नाम होते हैं कि उसको थोड़ा याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको मैंने छोड़ दिया है। तो मध्यकालीन इतिहास कम है, कम टॉपिक्स हैं उसमें, क्या उसमें मतलब 2 टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। वहाँ पे इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा भागना है, ये भी देखना है वो भी देखना है, यहाँ थोड़ा सा डाइवर्जन ज़्यादा है, और आधुनिक काल में भी डाइवर्जन ज़्यादा है, वहाँ भी हम जब आएंगे तो ऐसे थोड़ा सा वहाँ भी ब्रॉड होगा। मध्यकालीन इतिहास का छोटा सा टॉपिक होगा क्योंकि वहाँ सवाल कम आते हैं, और जहाँ से आते हैं वही चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।